गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं और आज का हमारा पॉइंट है केंद्र से परे प्रांतीय प्रशासन। यानी कि अभी हमने 3 महत्वपूर्ण अधिकारियों के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने मीर बख्शी, दीवाने आला और सदर उस सुदूर के बारे में। अब इन्हीं मंत्रियों के समान प्रांतीय प्रशासन के अंदर भी 3 प्रकार के महत्वपूर्ण मंत्री होते थे। पहले मंत्री का नाम था बख्शी। मीर बख्शी की जगह प्रांत में कौन आ गया? बख्शी। दीवाने आला की जगह कौन आ गया? दीवान। और सदर उस सुदूर की जगह कौन आ गया? सदर। और तीनों के ही क्या थे? सेम काम थे। जो काम केंद्र के अंदर मीर बख्शी, दीवाने आला और सदर उस सुदूर करते थे, वही काम प्रांतीय प्रशासन के अंदर बख्शी, दीवान और क्या करते थे? सदर। इसके अलावा प्रांतों को आगे किस में बांटा गया था? सूबों में। प्रत्येक जो प्रांत होता था उसका जो मुखिया होता था उसको क्या बोला जाता था? प्रांत के मुखिया को सूबेदार कहा जाता था। सूबे का जो मुखिया होता था उसको क्या बोला जाता था? सूबेदार। उसके बाद में जो आगे प्रत्येक जो प्रांत होता था उसको किस में बांटा गया था? सरकार में। किस में बांटा गया था? सरकार में बांटा गया था। और जो सरकार का जो मुखिया होता था वो कौन होता था? फौजदार होता था। कौन होता था? फौजदार। और इसका जो मुख्य काम होता था वो अपने क्षेत्र के अंदर जो आने वाली जो सीमा है उसकी सीमाओं की वो रक्षा करता था। और वो अपने पास विशाल जो है घुड़सवारों की क्या रखता था? फौज रखता था। उसके बाद में आगे सरकारों को किस में बांटा गया था? परगनों में। किस में बांटा गया था? परगनों में, जिसे क्या बोला जाता था? उपजिला भी कह देते थे जिसको, जैसे कि हम तहसील बोल देते हैं। तो ऐसे ही जो है सरकार आगे किस में बटी हुई थी? परगनों में बटी हुई थी। और परगनों के अंदर भी 3 महत्वपूर्ण अधिकारी काम कर रहे थे, जिनको बहुत ज्यादा स्वतंत्रता नहीं थी। वो 3 अधिकारी कौन थे? कानूनगो। आज भी इसका पद है हमारे पास। इसका काम था राजस्व से संबंधित, जो राजस्व का जो लेखा जोखा है वो तैयार करता था। दूसरा जो आदमी होता था चौधरी, हम बहुत बार इस चौधरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसका काम था राजस्व को इकट्ठा करना। और तीसरा जो व्यक्ति था काजी, जिसका काम था न्याय की व्यवस्था को देखना। इसके अलावा इन सभी व्यक्तियों की सहायता करने के लिए कौन कौन लोग होते थे? लेखाकार होता था, अकाउंटेंट जिसको बोलते हैं। लेखा परीक्षक होता था। इसके अलावा संदेशवाहक होता था, जो समय समय पर इनको राजा के संदेश ला करके देता था। और अन्य कर्मचारी भी इनके अधीन क्या करते थे? काम करते थे। और ये सारे के सारे व्यक्ति तकनीकी रूप से क्या होते थे? दक्ष होते थे। और जितने भी मानकीकृत जो नियम होते थे उनके अनुसार ये लोग क्या करते थे? काम करते थे। और लिखित आदेशों को क्या करते थे? तैयार करवाते थे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो आदेश होते थे वो फारसी भाषा में लिखे जाते थे। और सामान्य जो लोगों तक पहुंचाए जाने वाले जो आदेश थे उनको जो है क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा जाता था। और शासन के प्रत्येक विभाग के पास लिपिकों का एक बहुत बड़ा क्या होता था? समूह होता था। और मुगल इतिहासकार प्राय ये बताते हैं कि बादशाह और उसके दरबार को ग्राम स्तर तक के संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रित करते हुए क्या किया गया है? प्रदर्शित किया गया। और ऐसा हमने किसान, जमींदार और राज्य के पाठ के अंतर्गत भी पढ़ा था कि किस प्रकार मुगल साम्राज्य के जो प्रतिनिधि होते थे वो बार बार संसाधन और सत्ता के बंटवारे को लेकर के जमींदारों के बीच क्या होता था? संघर्ष भी होता था। और जमींदार जो है प्राय जो है राजा के खिलाफ जो है किसानों का क्या करते थे? समर्थन भी करते हुए हमें नजर आते थे। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है सीमाओं से परे। सीमाओं से परे भी जो है राजा जिन उपाधियों को धारण करता था, वो उपाधियां धारण करने का मकसद यही होता था कि वो अपनी सीमा से बाहर के जितने भी राजा हैं जो शासन कर रहे हैं उनके ऊपर अपनी सत्ता का क्या दिखाए? दबाव दिखाए। उसके लिए ये लोग जो है उपाधियां धारण करते थे, जैसे शहंशाह। शहंशाह की उपाधि का मतलब राजाओं का राजा। जहांगीर यानी कि पूरे जहान पर शासन करने वाला। शाहजहां यानी कि विश्व का राजा। तो जो अलग अलग राजा जो है अलग अलग जो उपाधियां क्या करते थे? धारण करते थे। इससे क्या होता था? जो समसामयिक इतिहास के अंदर जो पड़ोसी जो शक्तियां होती थी उनके साथ राजनयिक रिश्ते और संघर्ष का क्या होता था? ये परिणाम भी होता था।
और इससे क्या होता था, राजनीतिक जो प्रतिद्वंदता होती थी उसका पता भी चलता था कि कौन राजा जो है कितना ताकतवर है। इसलिए ये लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इन उपाधियों को क्या करते थे, धारण करते थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सफावी और कंधार। और इस पाठ के अंदर मैंने आपको बताया था कि कंधार मुगलों के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो ईरान का जो सफावी जो शासक था वो कंधार का सामरिक महत्व समझते थे। और किसी भी राजा को भारत के ऊपर अगर आक्रमण करना होता था तो उसे हिंदूकुश पर्वत को क्या करना होता था, पार करना होता था। कौन से पर्वत को पार करे, हिंदूकुश को। और हिंदूकुश पर्वत को अगर वो पार करना होता था तो इसलिए काबुल और कंधार उसी हिंदूकुश पर्वत के आसपास के महत्वपूर्ण क्षेत्र थे और जहां से व्यापार भी बहुत ज़्यादा होता था। तो इसलिए मुगलों के बीच और सफावियों के बीच जो झगड़े की जड़ थी वो कौन था, कंधार था। और कंधार के ऊपर हुमायूं ने जो है अधिकार किया था सर्वप्रथम। उसके बाद जो है अकबर ने 1595 के अंदर इसको दोबारा जीत लिया था, क्योंकि हुमायूं के मरने के बाद उसके निर्वासन के समय में भी कंधार जो है किसके कब्जे में चला गया था, सफावियों के चला गया था। लेकिन अकबर 50 वर्षों तक जब तक शासन किया तब तक कंधार जो है मुगलों के नियंत्रण में रहा और सफावी दरबार के साथ जो राजनयिक संबंध थे वो भी बनाए रखे और उसने कंधार के ऊपर अपना दावा किया। उसके बाद में जहांगीर के जो शासनकाल के अंदर शाह अब्बास ने जो है कंधार को मुगलों के अधिकार में रखने के लिए एक वकालत के लिए एक राजनीतिक दूत को भी भेजा था, लेकिन वो ये सफल नहीं हुआ। और 1622 के अंदर जहांगीर के शासनकाल में कंधार फिर से किसके कब्जों में चला गया, सफावियों के कब्जे में। 1622 के अंदर दोबारा जो किसके कब्जे में हो गया कंधार, सफावियों के। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है ओटोमन साम्राज्य। ये अरब क्षेत्र में था। इसके ऊपर कौन शासन करते थे, तुर्की शासन करते थे। ये महत्वपूर्ण इसलिए था कि साम्राज्य के अंदर दो महत्वपूर्ण स्थान थे, मदीना और मक्का, और दोनों ही मुसलमानों के धार्मिक स्थल हैं और प्रत्येक मुसलमान अपने जीवन में एक बार तो मक्का की यात्रा जरूर करना चाहता है। तो मुगल जो राजा होते थे उनके जो लोग होते थे या भारत में रहने वाले जो मुस्लिम होते थे वो बिना किसी रोक टोक के मक्का की यात्रा कर सके, इसलिए मुगलों को ओटोमन साम्राज्य के जो तुर्की जो राजा होते थे उनके साथ भी अपने संबंध क्या करने पड़ते थे, अच्छे साबित करने पड़ते थे। इसलिए वहां की दो महत्वपूर्ण बंदरगाहें थी, अदन और मोखा। यहां पर जितने भी मुगल व्यापारी व्यापार करते थे उससे जो आय होती थी उसका कुछ भाग जो है वहां दान के रूप में देना पड़ता था। बहुमूल्य वस्तुओं को जो वहां पर जो निर्यात किया जाता था तो वहां कुछ दान देना पड़ता था राजाओं को, और उसका मुख्य उद्देश्य यही था ताकि उस धर्मस्थल का विकास हो और भारत से आने वाले किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को वहां पर तीर्थ यात्रा करने से रोका ना जाए। लेकिन जब औरंगजेब ने देखा कि वहां अरब क्षेत्र के अंदर उनके धन का दुरुपयोग हो रहा है तो उसने वहां पर दान देने की प्रक्रिया को बंद कर दिया और उसने कहा कि भारत के अंदर ही इस दान को क्या किया जाए, लगाया जाए, क्योंकि ऐसा ही तो ईश्वर मक्का में है और ऐसा ही कहां पर है, भारत में है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है मुगल दरबार में जेसुइस्ट धर्म प्रचारक। तो सबसे पहले हम यहां जेसुइस्ट को समझेंगे। जब मार्टिन लूथर ने कैथोलिक धर्म के खिलाफ एक सुधार आंदोलन चलाया था, प्रोटेस्टेंट, इसके विरोध में ईसाइयों ने ईसाई धर्म में सुधार करने के लिए एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था सोसाइटी ऑफ जीसस। और सोसाइटी ऑफ जीसस के जो सदस्य होते थे वो क्या कहलाते थे, जेसुइस्ट कहलाते थे, जिनका काम था ईसाई धर्म को सरल बनाना और ईसाई धर्म को विश्व के प्रत्येक कोने में पहुंचाना। और इसलिए पुर्तगाल के जो लोग थे जो इस सोसाइटी के अंदर जेसुइस्ट थे वो गोवा के अंदर पहुंचे अकबर के शासन काल में, और अकबर भी बहुत बार संदेश पहुंचाता था इनके पास कि आइए और आप हमें हमारे धर्म के बारे में और अपने धर्म के बारे में बताइए। और ये सारे के सारे जो वास्तविक जो प्रभाव था जो भारत के अंदर जेसुइस्ट के आने का, वो था वास्को डी गामा का 1498 के अंदर भारत आ जाना, और पुर्तगाली कहाँ पर पहुँच गए, गोवा में। और यहाँ पर उन्होंने अपनी क्या बसा ली, व्यापारिक बस्ती। और इन व्यापारियों के साथ ये जेसुइस्ट जो लोग होते थे ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ पर आ गए, भारत आ गए। और भारत आने वाले जो जेसुइस्ट जो शिष्टमंडल था उन्होंने जो है साम्राज्य निर्माण की इस प्रक्रिया के अंदर क्या है, हिस्सा लिया। और अकबर खुद भी जो है किस धर्म को जानने का इच्छुक था, ईसाई धर्म को। अकबर खुद जो है ईसाई धर्म को क्या करता था, जानना चाहता था।
इसलिए उसने पहला जो है शिष्टमंडल वो फतेहपुर सीकरी के अंदर जो है मुगल दरबार में बुलवाया और वो 2 वर्षों तक वहाँ रहा और इन जेसुइस्ट लोगों ने ईसाई धर्म के विषय में अकबर से बात की। इसके अलावा भी लाहौर के अंदर भी मुगल दरबार में शिष्टमंडल जो है ये 2 बार आए और जेसुइस्ट जो विचारक थे उन्होंने जो बातें वहां पर बताई उनका बादशाह के चरित्र उसकी सोच के ऊपर जो है बहुत गहरा क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। और सार्वजनिक सभाओं में जो जेसुइस्ट लोग होते थे इतना प्रभाव था कि वो अकबर के सिंहासन के बिल्कुल नजदीक उनको स्थान दिया जाता था और वे उसके साथ अभियानों में भी जाते थे, उनके बच्चों को शिक्षा देते थे और फुर्सत का जो टाइम होता था उस समय वो अकबर के क्या होते थे, साथ होते थे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 10, औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना। और यहां पर क्या था, अकबर ने फतेहपुर सीकरी के अंदर एक इबादत खाने का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? इबादत खाने का। और इस इबादत खाने में अकबर क्या करता था, विभिन्न धर्मों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ वार्तालाप करता था। जो ज्ञानी लोग होते थे उनसे धर्म के प्रश्न पर वाद विवाद करता था, क्योंकि ईसाई धर्म के सिद्धांतों के कारण बादशाह की जो दिलचस्पी है वो धर्म के अंदर क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और जेसुइट शिष्टमंडल के जो सदस्य थे उनके प्रति अकबर का जो आदर है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और उस कारण जो है अकबर ने इबादत खाने के अंदर जो है अपने धार्मिक ज्ञान की जो संतुष्टि करने के लिए फतेहपुर के अंदर जो इबादत खाने का उसने निर्माण करवाया था उसके अंदर उसने मुसलमान, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाइयों के बीच अंतरधर्मीय विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के विद्वानों से प्रश्न पूछने और उनसे धर्म सिद्धांतों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए क्या हो गया, वहां पर जाना शुरू हो गया। और धीरे धीरे वो सारे धर्मों की रूढ़िवादिता को क्या करने लगा, समझने लगा। और उसने देखा कि इस रूढ़िवादिता को जो ज्ञान का प्रकाश है उससे क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। और यहीं से सूर्य पर केंद्रित देवीय उपासना के कल्पित विचार पैदा हो गए। और हमने देखा कि अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सर्जन यहीं से किया। और उन्होंने क्या किया, राजा की जो छवि है उसको, राज्य की विचारधारा को आकार देने में इसी देवीय रूप से प्रेरित होकर व्यक्ति पर, अपने लोगों पे ज्यादा से ज्यादा प्रभुत्व जमाना और शत्रुओं पर क्या कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। ये सारे के सारे विचार कहां से उपजे थे, इसी इबादत खाने से उपजे थे। और इसी के साथ जो है हमारे इस पाठ का जो है समापन होता है। इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण हमारे पास डेट हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ सबसे पहला यहाँ डेट है कि जहांगीर ने जहांगीरनामा अपना संस्मरण खुद लिखा था, तुझके जहांगीरी बोला जाता है इसको, वो कब लिखी थी, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लाहौरी के द्वारा बादशाहनामा के जो 2 दफ्तर है उनका भी यहाँ पर क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो है वारिस शाह ने शाहजहाँनामा के शासनकाल के बारे में भी हमें क्या की है, विस्तृत जो है जानकारी दी है। इसके अलावा गुलबदन बेगम ने एक ग्रंथ लिखा था, हमने उसके बारे में बहुत अधिक जाना है। उस ग्रंथ का क्या नाम था, कोई बताने का यहाँ पर प्रयास करेगा? हाँ शाबाश, बताइए। हुमायूंनामा, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। उसके बाद में हम पहुंचेंगे हमारे अभ्यास के पाठ्य प्रश्नों की ओर। तो पहला हमारे पास जो प्रश्न है वो हमारे पास आया हुआ है कि जो मुगल दरबार है उसके अंदर जो पांडुलिपि जो तैयार की जाती थी उसकी क्या प्रक्रिया थी। तो अभी हमने इसमें पढ़ा था जो पांडुलिपि जो तैयार की जाती थी वो कैसे तैयार की जाती थी। तो सबसे पहले तो वहां पर 4 व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी। कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी? 4 व्यक्तियों की। वो 4 व्यक्ति कौन कौन होते थे? पहला व्यक्ति तो था सुलेखक। पहले व्यक्ति का नाम तो क्या था? सुलेखक था, जो बहुत अच्छे से क्या करता था, सुलेख को लिखता था। दूसरा व्यक्ति हमारे पास कौन आता है? कोप्तकार, जो प्रश्नों को क्या करता था, चमकाता है। तीसरा व्यक्ति हमारे पास कौन आता है? शाबाश, कौन बताएगा मुझे? अरे बहुत अच्छा था, हमारे पास चित्रकार। कौन आता था? चित्रकार। और चौथा व्यक्ति हमारे पास कौन आता था? जिलदसाज। इन 4 व्यक्तियों के द्वारा किताब खाने के अंदर मुगल पांडुलिपियों को तैयार किया जाता था। उसके बाद में सेकंड हमारे पास प्रश्न आता है, मुगल दरबार से जुड़े दैनिक कर्म और जो विशेष उत्सव के जो दिन होते थे उसमें बादशाह की सत्ता के भाव को प्रतिपादित कैसे किया जाता था।
उसमें क्या होता था, एक तो राज सिंहासन जो होता था वो केंद्र बिंदु होता था, जो दरबार के अंदर सबसे ऊंचे स्थान पर रखा जाता था और उसे इस आधार के रूप में तैयार किया जाता था कि इसके ऊपर ही पृथ्वी क्या है, टिकी है। दूसरी क्या था, अधिकारियों के बैठने का निश्चित स्थान होता था, उसके अलावा वो कहीं पर नहीं बैठ सकते थे। तीसरा हमने पढ़ा था कि सम्मान प्रकट करने के लिए जो है अभिवादन के तरीके थे। उसके अलावा उसके दिन की जो शुरुआत होती थी राजा की, वो प्रार्थना से होती थी। उसके बाद में वो झरोखा दर्शन पे आता था, उसके बाद में दीवाने आम में बैठता था और उसके बाद में दीवाने खास में बैठता था। तीसरा है मुगल बादशाह में शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका। तो यहाँ पर हम महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाने में 3 प्रकार की महिलाएं हमने देखी है, बेगम, अगाहा और अगाचा। इसके अंतर्गत जो अगाहा और अगाचा होती थी वो बेगमों की स्थिति तभी आप पाती थी जब बेगमों की जो स्थिति क्या होती थी, कमजोर होती थी। इसके अलावा हमने देखा कि नूरजहां जो मुगल रानी हुई है, बेगम हुई है, उससे पहले महिलाओं को बहुत ज़्यादा वित्तीय अधिकार नहीं थे, लेकिन उसने पहली बार जो है वित्तीय अधिकारों का इस्तेमाल किया। और उसके बाद में शाहजहाँ की बेटियां जहां आरा और रोशन आरा के बारे में हमने पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा निर्माण कार्यों के अंदर चांदनी जो चौक है उसकी जो रूपरेखा है वो जहां आरा ने बनवाई। उसके बाद नंबर 4 है वे कौन से मुद्दे हैं जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के क्षेत्रों के प्रति मुगल नीतियों व विचारों को आकार देने का। तो सबसे पहला हमने प्रश्न किया यहाँ पर कंधार के ऊपर अधिकार, उसके बारे में हमने पढ़ा। दूसरा हमने ओटोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ा कि वहाँ पर मक्का और मदीना की यात्रा करनी होती थी। और तीसरा जेसुइट जो धर्म प्रचारक है वो समय समय पर कहाँ आते थे, मुगल दरबार में आते थे। उसके बाद मुगल प्रशासन के अंतर्गत जो प्रांतीय जो प्रशासन था उसके अंदर सबसे पहली जो घटना थी वो क्या होती थी, सरकार, यानी कि जो प्रांत जो होता था वो किस में बटा होता था, सूबों में बटा होता था। और उस सूबे का मुखिया क्या कहलाता था, सूबेदार कहलाता था। उसके बाद सरकार को आगे हमने किस भागों में बांटा हुआ था, परगने में। परगने को क्या बोला जाता था, उपजिला बोला जाता था। क्या बोला जाता था, उपजिला बोला जाता था। और इनके अंदर उपजिले के अंदर 3 प्रकार के व्यक्ति हमने पढ़े थे। कौन कौन थे, कानून को राजस्व लिखने वाला, चौधरी राजस्व इकट्ठा करने वाला और काजी न्याय करने वाला। सरकार में कौन कौन होता था, सूबेदार होता था। और प्रांत में उसकी सहायता करने के लिए कौन होता था, बख्शी होता था, दीवान होता था और कौन होता था, सदर होता था। और सारे के सारे जो ब्यौरे होते थे इनके पास लिपिकों की एक पूरी फौज होती थी, लेखाकार होते थे, लेखा परीक्षक होते थे। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 हमारे पास आता है उदाहरण सहित मुगल इतिहास के विशिष्ट अभिलक्षण। तो सबसे पहले क्या है, साम्राज्य का विवरण लिखित करवाया इन्होंने। मुगल साम्राज्य से पहले किसी भी साम्राज्य के राजाओं ने अपना इतना विस्तृत जो है इतिहास नहीं लिखवाया। दूसरा क्या बात थी, जो घटनाएं थी वो कालानुक्रम के अनुसार थी। ये नहीं था कि 1530 की घटना पहले है और 1515 की बाद में, लगातार कंटिन्यूटी थी। तीसरी बात यहाँ पर क्या होती थी, सारे के सारे जो लेख होते थे वो मुगल साम्राज्य से जुड़े हुए होते थे। और इसके अलावा जो दरबारी लेखक होते थे वो भी मुगल दरबार में ही रहते थे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास नंबर 7 आता है इस अध्याय में दी गई दृश्य सामग्री की हद तक अबुल फजल द्वारा दी गई तस्वीर के स्रोत एक से मेल खाती है। तो ये विद्यार्थी जो है स्वयं करके उस तस्वीर को क्या करेंगे, देखेंगे। इसके बाद में नंबर 8 है मुगल अभिजात वर्ग के विशिष्ट अभिलक्षण क्या थे। तो सबसे पहली बात की थी विभिन्न जातीय समूह होते थे, ताकि एक जाति को इसके अंदर अगर वर्चस्व मिल जाएगा तो वो राजा की सत्ता को क्या करेंगे, चुनौती देंगे। दूसरा क्या था, भारतीय मूल के अभिजात भी थे, इसके अंदर राजपूत थे, भारतीय मुसलमान भी शामिल हो गए थे। उसके बाद में इसके अंदर मेहरुनिसा के टाइम में ईरानी आ गए थे, औरंगजेब के शासनकाल में मराठे भी इसके अंदर शामिल हो गए थे। उसके बाद नंबर 9 पे आता है राजतव का जो मूल आदर्श था वो क्या था। सबसे पहला तो था एकीकरण, सुलह कुल की नीति हमने पढ़ी कि राजा ये चाहता था कि सभी जो धर्मों के लोग आपस में क्या करे, सुलह करे। दूसरा जो हमारे पास था वो न्यायपूर्ण सत्ता का सामाजिक अनुबंध था। हमने 4 चीजें पढ़ी थी जनता की। एक उनके जीवन, कितनी थी हमारे पास, जीवन की रक्षा। दूसरा क्या थी, माल की रक्षा। तीसरा क्या था, उनके विश्वास की रक्षा। और चौथा हमारे पास क्या था, उनके सम्मान की रक्षा। तो ये भी उसकी जो सत्ता थी उसका एक स्तंभ था। और उसके बाद में अंतिम हमने देखा था एक जो दंत कथा थी जिसमें एक देवीय प्रकाश की बात की थी कि अलान कुआ नाम की एक मंगोल जो राजकुमारी है वो शिविर में आराम कर रही थी और किस प्रकार वो सूर्य के प्रकाश से क्या हो गई थी, गर्भवती हो गई थी। तो इस प्रकार हमारे अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आप इन सभी को अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे और इसको लर्न करेंगे। थैंक यू।